स्त्रियों की यह तीन चीजें हर किसी को देखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग लेकर के हाजिर हुए हैं। दोस्तों, हर पुरुषों को अपनी पत्नी की इन तीन हरकतों पर नजर होनी चाहिए, पता होना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर बहुत पछताना पड़ सकता है। और बंधुओं, जो भी पुरुष अपनी पत्नी की इन तीन हरकतों के ऊपर ध्यान रखता है, उन्हें देखता है, तो वह कभी दुखी नहीं रहता, गरीब नहीं रहता। दोस्तों, आज के इस प्रसंग को जो भी ध्यान से सुनता है, अंत तक सुनता है, ठीक से समझ लेता है, वो कभी धोखा नहीं खा सकता, वो कभी दुखी नहीं रह सकता, वो कभी गरीब नहीं रह सकता। क्योंकि दोस्तों, हमारे जीवन में सिर्फ वही चीजें नहीं होती, वही चीजें नहीं घटती जिनके बारे में हम सोचते हैं, या जो चीजें हमारे दिमाग में होती हैं, ऐसे भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे मन में नहीं होती, हमारे दिमाग में नहीं होती, हम उनके बारे में नहीं सोचते, लेकिन फिर भी वो सारी चीजें हमारी जिंदगी के साथ चलती रहती हैं। तो चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं कि आखिर एक पुरुष को अपनी पत्नी की उन कौन सी तीन चीजों को, उन तीन हरकतों को देखते रहना चाहिए, नजर बनाए रखना चाहिए। तो बंधुओं, आइए इस बात को हम लोग जानते हैं एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। यह कहानी आपके दिल को छू जाने वाली है, और ऐसी कहानी आपको अब तक किसी ने भी नहीं सुनाई होगी। इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि मेरे प्यारे बंधुओं, जब दिल टूट जाता है, आप किसी से उम्मीद रखते हैं, वो उम्मीद टूट जाता है, तो बड़ा दुख होता है। आपने बहुत सारे लोगों को प्रेम करते देखा होगा, प्यार करते देखा होगा, और बाद में वो रोते हुए, पछताते हुए, अकेला पाया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा न हो, तो इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों, यह दुनिया उतनी भोली नहीं, इंसान उतने भोले नहीं जितना हम सोचते हैं। यहाँ किसी के साथ भी कुछ भी हो जाता है और पता भी नहीं चलता। लोग यह सोचते रह जाते हैं कि आखिर उनकी गलती क्या है, उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है। और सबसे ज्यादा दुख तो तब होता है जब कोई अपना आपको तकलीफ दे, धोखा दे। और मेरे प्यारे श्रोताओं, इस जीवन को आपको अकेले नहीं जीना है। लोगों को आपने कहते सुना होगा कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, मैं अकेला ही खुश हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता, अकेला कोई नहीं रह पाता। तो यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपका जीवन साथी हो, जिससे आपका विवाह हो, वो भी आपके जैसा हो, आपसे बेहतर हो, तो और भी अच्छा। और एक पति और एक पत्नी का रिश्ता तो सबसे ज्यादा करीबी का रिश्ता होता है। उसमें ही खटास आ गई तो फिर जीवन में क्या बचेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक शहर में एक राजा राम नाम का सेठ रहा करता था। दोस्तों, राजा राम सेठ के घर में किसी भी चीज की, धन संपत्ति, ऐश्वर्य की, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। और उस राजा राम के सेठ के घर में उसकी एक सुंदर पुत्री भी थी। दोस्तों, राजा राम सेठ को कोई पुत्र, कोई बेटा नहीं हुआ था, और वो राजा राम सेठ अपनी उस पुत्री से, अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, और अपनी पुत्री को ही पुत्र के समान समझता था। राजा राम सेठ अपनी पुत्री को हमेशा अपने साथ रखता था, उसे कभी दूर नहीं जाने देना चाहता था। इसलिए वो उसकी पढ़ाई के लिए भी उसे कहीं बाहर नहीं जाने दिया था, और उसे हर समय अपने साथ ही रखा करता था। जब भी कहीं जाता तो अपने कंधों पर बैठाकर अपनी पुत्री को राजा राम सेठ ले जाता। दोस्तों, इसी प्रकार से उस सेठ ने अपनी पुत्री से बहुत ही लाड़ प्यार किया, और बहुत ही दुलार से और प्रेम से उसे पाला पोसा, उसे अपने पास रखा।
लेकिन दर्शकों, ऐसा कहा जाता है, ऐसा आपने भी सुना होगा कि बच्चों को माता पिता का जरूरत से ज्यादा लाड प्यार भी उनके लिए ठीक नहीं होता और वो आगे चलकर घातक सिद्ध होता है। दोस्तों, इसी तरह वक्त बीतता गया और कुछ ही सालों में राजा राम सेठ की पुत्री एकदम बड़ी और जवान हो गई। अब पुत्री के जवान होते ही राजा राम सेठ के मन में एक चिंता होने लगती है। राजा राम सेठ यह सोचने लगता है कि अब उसकी पुत्री छोटी बच्ची नहीं रही, अब उसकी पुत्री बड़ी हो गई है, जवान हो गई है, सयानी हो गई है और बेटी तो हमेशा से पराया धन होती है। इसलिए अब मुझे लगता है कि मुझे अपनी पुत्री का विवाह कर देना चाहिए। परंतु मित्रों, राजा राम सेठ इस बात को लेकर के भी चिंतित था कि इस पूरे राज्य में और आसपास के भी अन्य राज्यों में राजा राम सेठ से धनवान कोई और नहीं था और इन सभी राज्यों में सबसे ज्यादा पैसे वाला धनी अमीर तो मैं ही हूं और मैं अपना जमाई, अपना समधी भी अपने जैसा ही अमीर ढूंढूंगा, मगर ऐसा परिवार मुझे मिलेगा कहाँ? राजा राम सेठ इसी चिंता में डूबा था। दोस्तों, इसी तरीके से फिर राजा राम सेठ अपनी पुत्री के विवाह के लिए अपने ही जैसा अमीर परिवार ढूंढने लगता है। और मित्रों, उधर राजा राम सेठ की पुत्री अपने ही घर के बगीचे में रोज टहलने के लिए जाया किया करती थी। दर्शकों, एक दिन जब वो अपने सहेलियों के साथ जा रही थी तो रास्ते में उस राजा राम सेठ की पुत्री को एक लोहार का लड़का देख लेता है। मित्रों, लोहार का वो लड़का राजा राम सेठ की पुत्री के सुंदरता को देखकर उसके ऊपर एकदम मोहित हो जाता है और उस पर अपना दिल दे बैठता है। और लोहार का लड़का मन ही मन सोचने लगता है कि यह लड़की कितनी ज्यादा सुंदर है, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं विवाह करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा। अब इसके बदले चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। दर्शकों, उसके बाद में जो राजा राम सेठ की पुत्री होती है वो बागों में टहल कर सैर करके वापस अपने घर को वापस चली जाती है। मित्रों, उधर राजा राम सेठ अपनी पुत्री का विवाह तय कर देता है और उधर दर्शकों, जो लोहार का लड़का होता है वो सोचता है कि कल मैं फिर उसी बाग के पास जाऊंगा और कल फिर मेरी उस सेठ की पुत्री से मुलाकात होगी और कल वहीं पर मैं उस लड़की से सच कह दूंगा, अपने दिल की बात बोल दूंगा कि मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं और मैं अब उसके बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। दर्शकों, इसी प्रकार से दूसरे दिन जैसे ही राजा राम सेठ की वो सुंदर पुत्री अपने सहेलियों के साथ बागों में घूमने के लिए जाती है तो उसे देखकर उसके पीछे पीछे वो लोहार का लड़का भी चल देता है। दर्शकों, जैसे ही वो लोहार का लड़का बागों में जाकर के देखता है तो वह पाता है कि राजा राम सेठ की पुत्री बागों में टहल रही होती है, अच्छे अच्छे पुष्पों की सुगंध ले रही होती है। दर्शकों, उसी समय वो लोहार का लड़का उस सेठ की पुत्री के पास पहुंच जाता है, उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि हे प्रिय, हे सुंदरी, कि मैं तुम्हारी सुंदरता को देखकर, तुम्हारी इस चंचल कोमल काया को देख करके तुम पर एकदम मोहित हो गया हूं, अपना सब कुछ तुम पर न्योछावर कर दिया है। अब तुम ही मेरा जीवन हो, तुम्हारे बिना तो अब मैं रहने की सोच भी नहीं सकता और तुमसे बहुत ही प्रेम करने लगा हूं। इसलिए मैं तुमसे एकदम साफ साफ शब्दों में और स्पष्ट तरीके से कह रहा हूं कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं और तुम्हारे ही साथ अपने जीवन की तीनों अवस्था गुजारना चाहता हूं।
दोस्तों, जैसे ही लोहार का बेटा यह सारी बातें राजा राम सेठ की पुत्री के सामने कह देता है, तो यह सुनते ही राजा राम सेठ की जो पुत्री होती है वो एकदम से भड़क जाती है, गुस्से में आ जाती है, आग बबूला हो जाती है। और फिर वो लड़की उस लोहार के लड़के से कहती है कि कौन हो तुम, कहां से आए हो, क्या तुम मूर्ख हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की बातें मुझसे करने की। तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं। मैं राजा राम सेठ की पुत्री हूं। हमारे पास बहुत धन है, संपत्ति है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने यह सब बातें कहने की। तुम्हारी हैसियत तो मेरे सामने खड़े होने की भी नहीं है। और तुमने यह सोच भी कैसे लिया कि आखिर मैं तुमसे विवाह करूंगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम यहां से चले जाओ और अपने मन में तुमने जो ख्याली पुलाव बना रखे हैं उसे आज ही अपने मन से निकाल कर बाहर फेंक दो। राजा राम सेठ की पुत्री कड़े और स्पष्ट शब्दों में लोहार के लड़के से यह सारी बातें कह देती है और उसे वहां से चले जाने को कहती है। दर्शकों, उसके बाद लोहार का वो लड़का सेठ की पुत्री की इस बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। वो टूट जाता है। वो लोहार का लड़का वहीं पर राजा राम सेठ की पुत्री के सामने ही एक चाकू निकालता है और उसे अपने पेट में मारने के लिए लगाता है। दर्शकों, यह देखते ही वह सेठ की पुत्री उस लोहार के लड़के से कहती है कि अरे पागल, अरे मूर्ख, अगर तुझे मरना ही है तो कहीं और जाकर मर। यहां मेरे सामने यह चाकू निकाल कर यहां क्यों मर रहे हो। दर्शकों, ऐसा सुनते ही वो लोहार का लड़का और भी ज्यादा भड़क जाता है और फिर से अपने पेट में मारने के लिए उस चाकू से वार करता है। तो यह देखते ही उसी बीच राजा राम सेठ की पुत्री यह सोचने लगती है कि यह तो अपने जान को भी दांव पर लगाने को राजी है। कहीं यह सच में मुझसे प्रेम तो नहीं करता है। तो दर्शकों, फिर राजा राम सेठ की पुत्री लोहार के लड़के के हाथ को, जिस हाथ में उसने चाकू पकड़ रखा था, उस हाथ को पकड़ लेती है, उस हाथ को रोक लेती है और कहती है, खैर सुनो मेरी बात, मैं तुमसे विवाह तो नहीं कर सकती क्योंकि मैं अपने पिता की हर बात का कहना मानती हूं। मेरे लिए मेरे परिवार और पिता की जो इज्जत है, जो मर्यादा है, वो बहुत मायने रखती है। मैं उनके विरुद्ध नहीं जा सकती और मेरे पिता ने मेरा रिश्ता भी तय कर दिया है। मेरा विवाह होने वाला है और मेरे पिता ने जहां मेरा रिश्ता तय किया है मैं वहीं पर विवाह करूंगी। परंतु मैं तुमसे वादा करती हूं कि विवाह हो जाने के बाद भी मैं एक रात तुम्हारे साथ जरूर निकालूंगी। दर्शकों, यह सुनते ही लोहार का वो लड़का बहुत खुश हो जाता है और उस दिन के बाद से तो वो लोहार का लड़का यही सोचने लगता है कि आखिर कब उस सेठ की लड़की की शादी होगी, उसका विवाह कब होगा। दर्शकों, उसके बाद फिर देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उस सेठ की पुत्री का विवाह हो जाता है और वो खुशी खुशी विवाह करके अपने ससुराल चली जाती है। और उधर वो लोहार का बेटा यह सोच में डूबा रहता है कि सेठ की पुत्री के विवाह को इतने दिन हो गए मगर आज तक सेठ की पुत्री मेरे पास नहीं आई। कितने रात निकल गए, इतने ही दिन बीत गए। उसने तो मुझसे वादा किया था कि विवाह के बाद भी वो मुझसे मिलने आएगी। दोस्तों, उधर उस लोहार के लड़के को सेठ की पुत्री के ससुराल का कोई अता पता नहीं था। वो विवाह करके कहां गई है उसे किसी भी चीज की कोई जानकारी नहीं थी। और फिर कई दिनों तक वो लोहार का लड़का ऐसे ही
घूमता रहता है, फिरता रहता है और एक दिन उसे उस गांव का पता चल जाता है जिस गांव में सेठ की लड़की का विवाह हुआ था। दर्शकों, फिर वो लोहार का लड़का उसी गांव में एक मछुआरे का वेश बदल करके चला जाता है और फिर उस गांव में पहुंचकर वो एक नदी के किनारे रहने लगता है। दर्शकों, उस नदी के किनारे उस गांव की सारी औरतें पानी भरने के लिए आया करती थी और वो स्नान करने के लिए भी आया करती थी। तो दर्शकों, मछुआरे के वेश में वो लोहार का लड़का उसी नदी के किनारे वहां पर बहुत दिन तक रहता है, इंतजार करता है। और एक दिन जब राजा राम सेठ की पुत्री पानी भरने के लिए उसी बनघट पर आती है, उसी नदी के किनारे आती है, तो वो लोहार का लड़का उसे देख लेता है और तुरंत उसके पास पहुंच जाता है और उससे कहता है कि हे प्रिय, तुम इतने दिन से कहां थी? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। तुम्हें अपना वादा तो याद है ना? क्या तुम भूल गई कि तुमने मुझसे वादा किया था? दर्शकों, फिर उस लोहार के लड़के को देखकर, उसकी बातों को सुनकर राजा राम सेठ की पुत्री को उसका वादा उसे याद आ जाता है और वो अपने प्रेमी से फिर कहती है कि रुको, अब तुम ऐसा करो कि मेरे घर के पीछे एक पीपल का वृक्ष है, तुम आज रात उस पीपल के वृक्ष के पास आ जाना, हम वहीं मिलेंगे। दर्शकों, उसके बाद वो सेठ की पुत्री पानी लेकर के अपने घर को चली जाती है। उसके बाद में जैसे ही रात्रि का समय होता है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, तो वो सेठ की पुत्री अपने ससुराल वालों को भोजन कराती है, खुद भोजन करती है, अपने पति के लिए बिस्तर भी लगाती है और फिर वहीं एक कक्ष में दीवार पर सिर लगा करके रोने लगती है। दर्शकों, यह देख करके उसका पति उससे पूछता है कि प्रिय, क्या बात है? तुम क्यों विलाप कर रही हो? तुम अचानक क्यों रोने लगी? तो दोस्तों, फिर राजा राम सेठ की पुत्री अपने पति को सारी बात बता देती है कि मैंने विवाह से पहले एक पुरुष को, एक लड़के को इस तरह का एक वादा किया था, परंतु अब मैं उस वादे को किस तरीके से पूरा करूं, उस बात को लेकर के ही मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूं और अंदर ही अंदर बहुत पीड़ा हो रही है मुझे। दर्शकों, उसके बाद में उसका पति उससे कहता है कि ठीक है, तुमने कोई गलत नहीं किया, तुमने तो केवल एक रात काटने के लिए कहा है और कुछ करने के लिए तुमने तो नहीं कहा है। दोस्तों, फिर वो दोनों पति और पत्नी उस पीपल के वृक्ष के पास जाने लगते हैं और राजा राम सेठ की पुत्री का पति थोड़े से दूर में छिप जाता है एक झाड़ी में और उसकी पत्नी उस पीपल के पेड़ के नीचे अपने प्रेमी से मिलने के लिए चली जाती है। दर्शकों, वो सारी रात अपने प्रेमी के साथ, यानी कि उस लोहार के लड़के के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे पूरी रात बैठ करके ही गुजार देती है और एक पतिव्रता स्त्री का धर्म भी निभाती है। कोई भी ऊंच नीच काम नहीं करती और जैसे ही सवेरा होता है वो अपने पति के साथ वापस अपने घर लौट आती है। दर्शकों, इस तरीके से वो अपने पतिव्रता स्त्री धर्म को भी बचा लेती है और एक व्यक्ति की जान जाने से भी बचा लेती है और अपना वादा भी पूरा कर देती है। श्रोताओं, इसी तरीके से हर पुरुष को, हर पति को अपनी स्त्री की, अपने पत्नी की इन 3 बातों का ठीक से, अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। पहला, अपनी पत्नी की हर मजबूरी के बारे में, उसके सुख और उसके दुख के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि श्रोताओं, एक लड़की, एक स्त्री अपने माता, अपने पिता, अपने भाई, अपने परिवार, अपने पूरे परिवार को, अपने लोगों को, अपने अपनों को छोड़ करके वो आपसे विवाह करके आपके लिए आपके घर आती है
आप ही के विश्वास पर आती है सब कुछ छोड़कर। इसलिए यह आपका कर्तव्य है कि आप उसके सुख, उसके दुख, इन सब का आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात, एक पुरुष को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए अपनी पत्नी का, कि उसकी पत्नी कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है। इन बातों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। वो किससे मिलती है, कौन उसके दोस्त हैं। क्योंकि दर्शकों, जो स्त्रियां होती हैं वो बहुत ही चंचल स्वभाव की होती हैं। इनके मन में क्या होता है, इनके मुख पर क्या होता, कई बार लोग इसको नहीं समझ पाते। और बहुत सारी स्त्रियां खास तौर पर मीठी मीठी बातों में अक्सर फिसल जाती हैं। इसलिए अपनी पत्नी का हर समय ध्यान रखिए, कहाँ आती है, कहाँ जाती है, कि किसी धूर्त या किसी दुष्ट व्यक्ति के जंजाल में वो न फंसे। क्योंकि दोस्तों, कई बार दूसरे लोगों की बुरी नजर और दूसरे लोगों की भूख बसे बसाए घर को भी उजाड़ कर रख देती है। दोस्तों, तीसरा है कि हर पुरुष को अपनी पत्नी द्वारा किए गए खर्चों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो कमाता है उसे हर खर्चे का पता होना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऐसी भी बहुत स्त्रियां होती हैं जो बिना सोचे समझे बहुत खर्च कर देती हैं, और कई बार अनावश्यक धन खर्च करने में इन्हें कोई भार नहीं लगता। अपने शौक श्रृंगार के लिए यह काफी धन खर्च कर देती हैं। दोस्तों, इसलिए हर समय आपको अपनी पत्नी के खर्चे के बारे में आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि जो आपकी मेहनत की कमाई है, धन है, वो उलूल जुलूल कार्यों में व्यर्थ न जाए। तो दोस्तों, अगर आप इन 3 चीजों को अच्छे से ध्यान में रखते हैं तो आप कभी गरीब नहीं रहोगे, आप कभी दुखी नहीं रहोगे। आशा करता हूं आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आप सभी लोगों का एक एक लाइक हमारे लिए बहुत कीमती होता है। जाते जाते इसे अपनी तरफ से एक छोटा सा लाइक जरूर दे करके जाइएगा।